Hello dear students. This is Abhishek Gupta from Civil Department, and this is lecture number 17 for BTech Agriculture, first year, second semester. Subject is Theory of Structure and subject code is EB5125. तो हमने लेक्चर नंबर 15 एंड लेक्चर नंबर 16 में हमने टेंशन मेंबर स्टार्ट किया था, और हमने ये देखा था कि टेंशन मेंबर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है और टेंशन मेंबर का वर्क क्या होता है। जैसे कि टेंशन मेंबर का वर्क क्या होता है, ये जितने भी टेंशन फोर्स को क्या करता है, ये कैरी करता है ना। इसलिए तो हम टेंशन मेंबर डिज़ाइन किए थे। तो अब टेंशन मेंबर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे, ठीक है। तो आज हम एक और नया टाइप का थोड़ा न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं, जिसके हम कॉन्सेप्ट या फिर जिसके फॉर्मूले हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। तो आज उसी को यूज़ करके हम आज ये एक न्यूमेरिकल देखने वाले जो इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी आपका आ सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एन एंगल सेक्शन ऑफ ISA 50x30x6 mm। क्या बोल रहा है, एक एंगल सेक्शन है, जो ISA का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन। अभी ये कौन सा एंगल सेक्शन, ये अनइक्वल एंगल सेक्शन है, ठीक है। क्योंकि आपका 1 लाख का साइज़ दिया 50 mm और 1 लाख का साइज़ दिया हुआ 30 mm, और इसका जो थिकनेस कितना बोला 6 mm। क्या बोल रहा है, यूज्ड एज अ टेंशन मेंबर, ठीक है, अंडरलाइन कर लो टेंशन मेंबर, विथ इट्स लॉन्गर लेग कनेक्टेड बाई 12 mm डायमीटर रिवेट। तो देखो क्या बोल रहा है, जो लॉन्ग लेग है डेट इज़ 50 mm वाला, वो कनेक्ट है किससे, गसट प्लेट से, बाई द हेल्प ऑफ 12 mm डायमीटर ऑफ रिवेट, ठीक है। और क्या बोल रहा है, कैलकुलेट इट्स स्ट्रेंथ। कुल मिला के हमको पी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकलता है, उसके लिए हमको परमिसिबल एक्सल टेंशन इन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 150 न्यूटन पर mm², ठीक है। अगर नहीं दिया तो आप क्या कर सकते हैं, 0.6 इंटू FY करेंगे। FY कितना लेना है आपको, 250, ठीक है। तो वहाँ से भी आप सिग्मा एटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, हमको क्या करना पड़ता है, गिवन डेटाज लिखना पड़ता है, ठीक है। तो जो डी है हमारा क्या है, डायमीटर ऑफ रिवेट दैट इज़ 12 mm। देन हमको कितना होल करना पड़ेगा, हमको एंगल सेक्शन में 1.5 एक्स्ट्रा, ठीक है। दैट इज़ 12 + 1.5 दैट इज इक्वल टू 13.5 mm। ये हो गया हमारा डाई ऑफ होल, ठीक है। थिकनेस कितनी दी हुई है, दैट इज स्मॉल t इक्वल टू 6 mm, ठीक है। एंड सिग्मा एटी हमको पता है कितना है, 150 न्यूटन पर mm² या फिर मेगा पास्कल। क्या बोल रहा है आपका, कुछ ऐसा आपका फिगर दिख रहा है, ठीक है। ये आपका फिगर है, और क्या बोल रहा है, इसमें जो लॉन्गर लेग है, ये वाला लेग, इसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टेड लेग, और इसको क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग लेग। तो कनेक्टेड लेग किससे कनेक्ट है, एक गसट प्लेट से कनेक्ट है बाय द हेल्प ऑफ रिवेट, ठीक है। अब देखो हमको क्या निकालना है, नेट एरिया, ठीक है, किसका, इस सेक्शन का। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला था, याद होगा आपको, डैट इज़ ए नेट इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला आपका, इसमें हमको क्या पद निकालना, A1 निकालना, A2 निकालना और K निकाल के हमको इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देना है, ठीक है। तो A कैसे निकलेगा, तो A के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, डैट इज़ फॉर कनेक्टेड लेग, डैट इज़ A मतलब कितना 50 mm, T/2 जो हम यहाँ पे हाफ ये मान के चलते हैं कि हाफ यहाँ पे हमने कम किया हुआ है, तो किसके बराबर लेके चलते हैं हम, थिकनेस ऑफ द मेंबर, ठीक है। DH क्या होगा आपका, डायफ होल और इनटू थिकनेस ऑफ द, तो हम यहाँ से A1 की वैल्यू निकालते, तो A1 कितना आ रहा है हमारा 201 mm², ठीक है। सेम एज ही हम A2 निकाल सकते हैं। A2 मतलब कौन सा, ये आपका ये वाला लेग, आउटस्टैंडिंग लेग का। तो A2 कैसे निकलेगा हमारा, A2 इज इक्वल टू जो आपका बी क्या आपका 30 mm, ठीक है। 30 माइनस T/2 मतलब 6/2 ब्रैकेट बन इंटू थिकनेस, थिकनेस कितना लेना हमको 6, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ आपका A2, तो A2 कितना आ रहा है मेरा 162 mm², ठीक है। अब क्या करना है हमको, एक कांस्टेंट k की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास IS 800 1984 ने हमको कुछ रिकमेंडेशन दिए थे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो k की वैल्यू है 3A1/3A1 + A2, यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, k की वैल्यू। तो k की वैल्यू हम यहाँ A1 और A2 की वैल्यू पुटअप की है, दैट इज़ 3 × 201 डिवाइडेड बाई 3 × 201 + 162। तो जो मेरा k की वैल्यू आ रही कितना आ रहा है 0.788, ठीक है। इसको मैं कहाँ पे पुट कर सकता हूँ, ये नेट एरिया के फॉर्मूले में, ठीक है। तो मेरा नेट एरिया कितना रहा है 201 प्लस ब्रैकेट 162 इंटू 0.788, ठीक है। तो कितना रहा है मेरा 328.65 mm², ठीक है। ये तो हो गया मेरा नेट एरिया। अब मेरे को क्या पता है कि स्ट्रेंथ निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, हमको अगर परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू पता है और नेट एरिया की वैल्यू पता है, तो स्ट्रेस इंटू एरिया करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, पी की वैल्यू। तो पी मेरा कितना आ रहा है 150 क्रॉस 328.65 दैट इज़ 49.29 किलो न्यूटन, ठीक है। मैंने फिलहाल किलो न्यूटन में लिखा है, और आपका जो आंसर आएगा यहाँ से वो न्यूटन में आएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। मैं डायरेक्टली किलो न्यूटन में मैंने लिखा हुआ है। सो
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन क्या क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला निकालना होता है, इट्स स्ट्रेंथ, तो हमको स्ट्रेंथ तो निकल गई, तो कितना है 49.29। अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर मैं वेल्डेड जॉइंट के थ्रू बनाता, वेल्डेड जॉइंट के थ्रू अगर मैं इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को बनाता, तब इसकी स्ट्रेंथ क्या आती है। अब हमको ये देखना है, ठीक है। तो वही देखते हैं पहले। तो देखो मैं यहाँ पे फिलेट वेल्डेड यूज़ कर रहा हूँ। जो आपका फिलेट वेल्डेड कैसा होता है, एक मेंबर ऐसा होता है और एक मेंबर क्या होता है, जैसे कि मान लो कुछ ऐसा, ठीक है। तो फिलेट वेल्ड कैसा होता है, ऐसा हम ऐसा बनाते हैं, ठीक है। तो ये फिलेट वेल्ड का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, सेम वही है। ISA हम 30x6 mm यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ए हमारा कितना होगा 50 mm और बी कितना होगा 30 mm, ठीक है। तो इसमें इस बार हम कोई रिडक्शन नहीं कर रहे किसी भी मेंबर में, ठीक है। डायरेक्टली हम वेल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, हमको सबसे पहले क्या निकालना है, A1 निकालना है, ठीक है। तो A1 हमारा कितना आ रहा है, डेट इज़ A-T/2। अब देखो मैंने यहाँ पे कोई डायाफॉल और कुछ नहीं किया, क्योंकि इसमें कोई रिडक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। इंटू टी, तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा A1 की वैल्यू आ रही है 50 - 6/2 इंटू 6, डेट इज़ 282 mm², ठीक है। ये हमको मिल गया यहाँ से A1। अब A2 निकालना है हमको, तो A2 इज इक्वल टू क्या होता है, B-T/2 ब्रैकेट 1 इंटू थिकनेस ऑफ द मेंबर, ठीक है। बी क्या होगा आपका आउटस्टैंडिंग लेग, जो कनेक्ट नहीं है, शॉर्टर लेग, ठीक है। तो कितना आ रहा है देखो मेरा 30 - 6/2 ब्रैकेट 1 इंटू 6, डेट इज़ 162, ठीक है। 162 आ रहा है। अब इन सारे वैल्यूज़ को मैं क्या कर सकता हूँ, के निकालने के लिए मैं यूज़ करूँगा, दैट इज़ 3A1 डिवाइडेड बाई 3A1 प्लस A2, ठीक है, इक्वल टू 3 इंटू 282 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 282 प्लस 162। तो के की वैल्यू मेरी आ रही है, जितनी आ रही है 0.83। देन मैं इन सारे फॉर्मूले जितने भी वैल्यूज़ आए इनको मैं क्या करूँगा, नेट एरिया के फॉर्मूले में पुट करूँगा, ठीक है। दैट इज़ A1 प्लस A2 इंटू के इक्वल टू कितना आ रहा है 282, दैट इज़ A1, और A2 कितना है 162 इंटू 0.83। तो मेरा नेट एरिया आ रहा है 416.46 mm²। अब मैं यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, स्ट्रेंथ फॉर वेल्डेड जॉइंट के लिए, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है, सिग्मा 80 इंटू नेट एरिया, डेट इज़ 150 इंटू 416.46, कितना आ रहा है 62.46। अब एक बार बताओ, यहाँ पे कंपेयर करो, जब आपने रिवेटेड जॉइंट बनाया था तो वहाँ पे उस टाइम की मेंबर की स्ट्रेंथ कितनी आ रही थी, 40 के आसपास, 49.29। अभी देखो जब वो सेम मेंबर आपने यूज़ किया, सिर्फ आपने क्या यूज़ किया, वेल्डेड जॉइंट यूज़ किया है, तब देखो आपकी मेंबर की क्या है, स्ट्रेंथ बढ़ गई, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि टेंशन मेंबर के केस में जनरली जो आपका वेल्डेड जॉइंट होता है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। और एक खासियत और मैं आपको बता दूं, एंगल सेक्शन जब हम रिवेटिंग या बोल्टिंग करते हैं तो उसमें सेंट्रिसिटी दो एक्सिस के अबाउट आती है, ठीक है। बट अगर हम वेल्डेड जॉइंट करते हैं तो जो सेंट्रिसिटी है वो सिर्फ एक ही एक्सिस से आती है, दैट इज कॉल्ड जेड एक्सिस से, ठीक है। एक और ये बेनिफिट हो गया। तो जनरली हम आप देखोगे टेंशन मेंबर में हम लोग आपका ये वेल्डेड कनेक्शन ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। आमतौर पर अगर आपको स्टील स्ट्रक्चर देखना है, समझना है, तो आप इसका कॉमन एग्जांपल आप सीधा रेलवे स्टेशन चले जाइए और आपको रेलवे स्टेशन में सारे मेंबर्स आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। तो ये था आपका न्यूमेरिकल, जनरली एग्जाम में पूछ सकता है। अब मैं आपको दोनों से समझा दिया, वेल्डेड से भी समझा दिया और रिवेटेड से भी समझा दिया, ठीक है। अब छोटे मोटे कुछ जो टेंशन मेंबर के टॉपिक्स हैं, जैसे कि लग एंगल क्या होता है, शियर लेग क्या होता है, अब ये देख लेते हैं। ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो लग एंगल क्या होता है कि स्मॉल पीस ऑफ एंगल होता है, ठीक है, जिसको कहाँ कनेक्ट किया जाता है, आउटस्टैंडिंग लेग और, जैसे कि मान लो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो कि ये मेरा कोई ये एंगल सेक्शन है, ठीक है, ऐसा कोई एंगल सेक्शन है और मैंने क्या किया, इसको ऐसा गसट प्लेट में कनेक्ट किया है। अब जैसे कि कभी कभी क्या होता है, मेरे पास सफिशिएंट लेंथ नहीं होती किसी मेंबर की, जैसे कि टेंशन मेंबर में एंगल सेक्शन यूज़ कर रहा हूँ, इसका मेरे पास सफिशिएंट लेंथ नहीं है, ठीक है। सफिशिएंट लेंथ नहीं है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके जॉइंट को स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वेल्डिंग कर सकूँ या फिर नंबर ऑफ़ रिवेट्स प्रोवाइड कर सकूँ, या फिर ऐसा कह सकता हूँ कि जैसे कि मान लो मेरे को 6 नंबर ऑफ बोल्ट प्रोवाइड करना था और मैं वहाँ पे सिर्फ 3 ही बोल्ट प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं टॉप व्यू डायग्राम बना रहा हूँ। जैसे कि मान लो ये मेरा कोई एंगल सेक्शन ऐसा आया, ठीक है, और मेरे पास सिर्फ इतना ही जगह, यहाँ पे सिर्फ 3 ही बोल्ट मेरे आ पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, ठीक है। अगर मैं 3 ही बोल्ट और मेरे को रिक्वायरमेंट है मान लो 6 नंबर ऑफ बोल्ट प्रोवाइड करने का, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक छोटा सा एक एंगल का टुकड़ा लूँगा और उसको यहाँ पे
इससे इससे और इससे इससे ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। अब फिलहाल हम टॉप व्यू देख रहे हैं। तो होगा क्या इससे, एक तो इसकी जॉइंट की आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, दूसरा क्या होगा आपका यहाँ पे किसी भी तरह का शियर लेग जनरेट नहीं होगा। शियर लेग अब होता क्या वो देखते हैं। देखो शियर लेग क्या होता है, आपको यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें क्या होता है, जनरली जो जॉइंट होता है वहाँ पे क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग डेवलप हो जाता है। मतलब कि कुछ भाग आपका क्या होता है, स्ट्रेस नहीं होता और कुछ भाग आपका स्ट्रेस्ड होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है, ठीक है। इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, लग एंगल भी हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये होता है आपका लेग एंगल, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, लेग एंगल इज ए स्मॉल पीस ऑफ एंगल used to connect outstanding leg of a tension member to the gusset plate, ठीक है। The purpose of the lug angle is to eliminate shear leg effect and reduce the length of connection to the gusset plate, ठीक है। If lug angle is used at both the end of the main angle, then resultant action and resultant reaction pass through CG of main angle at both the end. Since action and reaction pass through the CG of main angle, stress and strain distribution are uniform, hence no shear leg generate. So basically shear leg क्या करता है, आपका रिड्यूस करता है आपकी एफिशिएंसी ऑफ टेंशन मेंबर, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, shear leg जनरली आपका सिर्फ कनेक्शन लेवल तक ही होता है। और जो मेन डिज़ाइन इशू, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या होता है वो टेंशन मेंबर में shear leg होता है, बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग, ठीक है। अब देखो लग एंगल क्या होता है, हम आपका फोर्स ट्रांसमिशन के लिए नहीं यूज़ करते। आपको एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, लग एंगल जो होता है आपका फोर्स ट्रांसमिशन में बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि नॉर्मल आपका जो मेन यहाँ पे हम कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं वो फोर्स ट्रांसमिशन करता है, बट लग एंगल से हमको कोई उम्मीद नहीं होती कि आप फोर्स ट्रांसमिशन करो, ठीक है। तो ये था आपका कुछ टेंशन मेंबर, और लग एंगल जनरली एग्ज़ाम में पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए। तो थैंक यू। अगर कोई डाउट होता है आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। आप पिक्चर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, और थैंक यू।